12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। हम रंध्रीय संरचना के बारे में बात कर रहे थे। रंध्र किस प्रकार के हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की दिखती है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। व्याख्यान संख्या है 42। आप लोगों को तुरंत प्रभाव से अब पता चल चुका है कि अब क्लास रेगुलर हो चुकी है। तुरंत प्रभाव से अपने जितने भी मित्र हैं उनको शेयर करना है, और शेयर करने से क्या होगा, एक तो ज्ञान बढ़ेगा। एक क्या होता है कि कई बार हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ आपको मिल नहीं पाता, फिर कहते हो आपके बीच वाला 2 वीडियो नहीं दिख रहे हैं, 1 वीडियो नहीं दिख रहे हैं। अरे यार, जब आप लोगों का ग्रुप होगा, जब आप लोगों के मित्र आप लोगों तक पहुँचाएंगे तब तो पहुँच जाएगा ना। इसलिए जिनके पास में भी ये वीडियो पहुंचता है तुरंत प्रभाव से उसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपके मित्र को नहीं मिला हो, और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपको भी ना मिले तो आपका मित्र उसे शेयर कर दे। जैसे ही आपके पास में वीडियो आता है तुरंत प्रभाव से इसे शेयर कीजिए। चलिए, हम बात कर रहे थे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की। किसकी बात कर रहे थे? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात हो रही थी, और उसमें हमें बात करनी थी रंध्र की संरचना। किसकी बात करनी थी? रंध्र की संरचना। देखिए, रंध्र की संरचना को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा कि फंडा क्या है। तो हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में एक प्लांट है। प्लांट के अंदर हम जाते हैं कि ये ब्रांच, या उसकी हम कहेंगे कि एक शाखा है, और शाखा से बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं में से प्रत्येक शाख पर कुछ सूक्ष्म पत्तियां लगती हैं। उन पत्तियों को अगर हम देखें, या पर्ण को अगर हम बड़ा करके देखें, तो हम ध्यान से देखने पर पता लगता है कि इनकी पर्ण के अंदर, इस पर्ण के अंदर हम बात करते हैं, एक तो पर्णवृंत होता है, और एक जो हमने बात करी थी पहले कि जहाँ पर एक पर्ण फलक जो है, उस पर्ण फलक के अंदर उसको अगर ध्यान से देखने पता लगता है कि क्या होता है, उसमें क्या पाया जाता है, तो रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र क्या है, अब इसको समझने की बात है। रंध्र क्या है? एक्चुअल में कोशिकाओं के मध्य में कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं, जो कि बाह्य वातावरण में पाए जाने वाली जो वायु है, बाह्य वातावरण में पाई जाने वाली क्या है, जो वायु है, या ऑक्सीजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका जो विनिमय करने का काम करती है, आदान प्रदान करने का काम करती है, एक गेट है ये, वो क्या कहलाती हैं? रंध्र कोशिकाएं कहलाती हैं। देखिए, रंध्र कोशिकाएं जो होती हैं, रंध्र कोशिकाएं जो होती है वो इस तरह की होती हैं। रंध्र कोशिकाएं क्या हैं? कुछ इस प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो कभी आप लोगों ने देखा है, मैं बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, बेफिक्र रहिए आप, और बहुत अच्छे से समझने का काम भी करते हैं इसको। ये उसकी रंध्र कोशिकाओं की एक मोटी सी दीवार है। दिखने में अपने को एप्पल जैसा लग रहा है, एप्पल का जो शेप बनता है ना, वैसा बना हुआ है। लेकिन रंध्र कोशिकाओं की ये क्या है? एक मोटी सी दीवार है। कौन सी दीवार है? ये एक मोटी सी दीवार है यहाँ पर बीच में, यानी कि ये रंध्र कोशिकाओं की एक मोटी सी दीवार होगी, ये वाली। ओके, इसके बाहर की तरफ, यानी कि इसके साइड में बाहर की तरफ हमें क्या मिलती है? कुछ सहायक कोशिकाएँ मिलती हैं। कुछ क्या मिलती हैं? सहायक कोशिकाएं। अब सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं? जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, उनकी मदद करने का काम करती है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे उनको? सहायक कोशिकाएं। तो ये कौन होगी हमारे पास में? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। और ये जो आई है ना, इस कोशिका हम क्या बोलेंगे? द्वार कोशिका। बात समझ में आ गई? द्वार कोशिका क्या है? तो ये द्वार कोशिका है। देखिए, रंध्र कोशिका के अंदर ये दीवार जो होती है, ये काफ़ी कैसी है? मोटी है। दीवार कैसी है? मोटी है। अब क्या होता है कि इसमें 2 काम होते हैं। एक तो होती है स्पित, है ना। अब स्पित यानी कि फूलना, शब्द को याद रखना है समझने से पहले। तो जब भी कभी शब्द आ जाए स्पित, तो उसका मतलब क्या हो गया? फूलना। और जब भी वो क्या हो जाएगा? शिथिल होगी, तो क्या हो गया? अर्थ क्या हो गया उसका? सिकुड़ना, है ना। तो अब ध्यान से देखना, कोशिका के अंदर आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है। जैसे ही इन कोशिकाओं के अंदर क्या है? स्टार्च बना हुआ है। कोशिकाओं में क्या बना हुआ है? स्टार्च। क्या बना हुआ? स्टार्च। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगी? तो गार्ड सेल्स क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो इनमें क्या हो जाएगी? कोशिकाएं स्फीत हो जाएगी, यानी कि कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फूल जाएंगी। कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फूल जाएंगी। जैसे ही ये कोशिकाएं फूलेगी, तो बताओ, इनकी जो जगह होती है, फूलने से क्या होगा? जगह मिलेगी, और जगह मिलने से इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और बीच का छिद्र खुल जाएगा। अच्छा बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कब होती है? दिन में होती है कि रात में होती है? हालांकि ये प्रश्न अधूरा है,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। कैसे? एक अप्रकाशीय घटना है जो रात में होती है, एक प्रकाशीय घटना है जो दिन में होती है। लेकिन हम समझने की दृष्टि से अगर देखें, अगर नीट लेवल पर न जाए तो ये देखें तो हमें पता क्या लगेगा कि प्रकाशीय अभिक्रियाएं जो है, हम उसी को प्रकाशीय अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, पीएस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है, मुख्य घटना जो है, वो कब संपन्न हो रही है? दिन में संपन्न हो रही है, क्योंकि उस समय क्या है हमारे पास में? सूरज की रोशनी मिलती है। सूरज की रोशनी मिल रही है तो ये सर्वाधिक स्टार्च बनने का काम कब होगा? दिन में होगा। तो बताओ रंध्र कब खुले रहेंगे? दिन में खुले रहेंगे कि रात में खुले रहेंगे? दिन में खुले रहेंगे। क्यों दिन में खुले रहेंगे? क्योंकि प्रकाशीय घटनाएं कब हो रही है? दिन में हो रही है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए और उस समय खुल जाएंगे। फिर भी कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये रंध्र खुलते कैसे हैं, है ना? क्योंकि मैं जब स्वयं 9वीं 10वीं में था तब मुझे भी ये प्रश्न बार बार कौन देता था कि ये कैसे खुलते होंगे रंध्र, ऐसा कैसे होता होगा, है ना? बहुत कोशिश करने के बाद पता लगा कि ऐसे खुलते होंगे रंध्र। अब इस चीज़ को समझनी है, कैसे समझना है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। आप लोगों ने कभी मेले में गए हो तो बलून खरीदे होंगे, है ना? इस तरह से बलून खरीद कर आपने देखा होगा, बहुत आनंद आते हैं उन बलून को, है ना? उड़ाए होंगे, आपके बर्थडे पे उड़ाए होंगे। उनमें 2-3 तरह के नए नए बलून भी आए। कुछ बलून ऐसे होते हैं, आपको ध्यान है, ऐसे ककड़ी वाले हैं, ककड़ी वाले बलून देखे आप लोगों ने? ऐसे होते हैं। अब क्या करना है अपने को, घर पे समझने की दृष्टि से 2 ऐसे लंबे बलून लाने हैं। उन दोनों बलून को, इन दोनों बलून को अपने को पता है ये इस तरह से मुड़ेगा ये बलून, और ये वाला बलून इस तरह से मुड़ेगा, ये अपने को पता है। पर कब मुड़ेगा? जब अपन उसमें हवा भरेंगे तब। बिना हवा भरे ये दोनों आपस में चिपके हुए, सिकुड़े हुए, पिचके हुए मिलेंगे, और जैसे आपने उसमें हवा भरी तो बीच वाला छेद अपने आप दिखने लग जाएगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? वापस समझिए, मैं यूँ कह रहा हूँ, बाजार से 2 बलून खरीद के लाने हैं, दोनों बलून को इस तरह से उसको पास में रखना है। जैसे आप उसमें हवा भरेंगे तो हवा की वजह से उसमें क्या होगा? छेद दिखाई देने लगेगा, बीच में गैप। बस वैसी की वैसी घटना किस में हो रही है? वैसी की वैसी घटना किस में हो रही है? रंध्र के अंदर हो रही है, रंध्र की संरचना हो रही है। तो इतनी जो बातें समझी है उसको अपनी भाषा में थोड़ी सी लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपन? सबसे पहले गुब्बारा मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे? पादपों में पाए जाने वाले रंध्र कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रंध्र कोशिका से बने होते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो गार्ड सेल, क्या बोलेंगे इनको हम? गार्ड सेल या द्वार कोशिका कहते हैं। क्या लिखोगे? उन्हें हम द्वार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? द्वार कोशिका या द्वारक कोशिका कहते हैं। अब द्वारक कोशिका क्या होती है? यह बाहर से पतली भित्ति व भीतर से मोटी भित्ति वाली होती है। मेरी बात समझ में आ गई? बाहर से कैसी है? पतली भित्ति है, यहाँ पर जो भित्ति कैसी है? पतली है, और अंदर से कैसी है? बोलो, मोटी भित्ति वाली संरचना होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश लिख रहा हूँ मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होगा? इनमें प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होगा? द्वार कोशिका में स्टार्च बनता है और वे स्फीत हो जाती हैं। अब मैं शब्द स्फीत आया मतलब क्या होती है? वो फूल जाती हैं, सीधी सी बात है। तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? स्टार्च बनता है, और स्टार्च बनने के कारण क्या हो जाएंगे? कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं या फूल जाती हैं, जिससे क्या होगा? द्वार का निर्माण होता है। क्या बनेगा? द्वार बन रहा है, देखो एक छेद बन जाता है, एक गैप बन जाता है। तो किसका निर्माण हो गया? एक द्वार का निर्माण हो गया, ठीक है, जिसे होता है, जिसे रंध्रीय द्वार कहते हैं, है ना? इसे क्या बोलेंगे? रंध्रीय द्वार के नाम से जानेंगे। तो सीधी सी बात क्या होगी कि अगर रंध्र की संरचना को देखते हैं तो रंध्र के अंदर क्या है? एक तो द्वार कोशिकाएं पाई जा रही है, उसके पास में कौन सी होती है? सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। नीचे डाल के लिख दीजिए, इसके बाहर द्वार कोशिका के बाहर
यानी कि द्वार कोशिका के बाहर सहायक कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सहायक कोशिका पाई जाती है। आप लोगों को मैंने जो समझाया वो वीडियो समझ में आया होगा, क्लास जो है वो समझ में आई होगी, रंध्र किस प्रकार के होते हैं वो समझ में आया होगा। अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए। कोरोना अभी तक थमा नहीं है, उसे आप मत बढ़ाइए और अच्छी ढंग से तैयारी कीजिए। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को मैंने मेरा नंबर दे रखे हैं, फिर भी नंबर दे देता हूँ 9928544989। दिन भर फ़ोन मत कीजिए, रात को फ़ोन मत कीजिए, सुबह फ़ोन मत कीजिए। फ़ोन करने का मैंने आपको समय दे रखा है, बहुत अच्छा समय दिया मैंने आपको, 1 बजे से 4 बजे के बीच में सुबह दिन में, है ना। ये समय ठीक है आप लोगों के लिए। अब आप रात को 10 बजे फ़ोन कर देते हैं, बहुत सारे काम होते हैं भाई, है ना। आप सुबह फ़ोन कर देते हैं, जिस समय मैं खाना खा रहा होता हूँ 10 बजे, उस समय आप फ़ोन करते हैं, है ना। 10 बजे के बाद मेरे स्टडी का टाइम होता है, उस समय भी आप फ़ोन कर रहे हैं। इस तरह से ना करें। और सुबह भी अर्ली मॉर्निंग उठ के आप फ़ोन करते हैं, इस तरह से ना करें। फ़ोन नंबर आप जो भी आपको मैसेज आप व्हाट्सअप पे छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब कोशिश करूँगा कि दे पाऊँ। अब मैं कहता हूँ व्हाट्सअप पे छोड़ दीजिए, और उसकी संख्या जाती है हज़ारों में, आप लोगों की संख्या जाती है हज़ारों में। अब समस्या यहाँ पर होती है, हर आदमी को जवाब देने बैठूँ तो सुबह से शाम तक जवाब ही दे पाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, है ना। ये तो खाली अपनी फ्री क्लासें हैं, आजीविका चलाने के काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि जो भी रियल में डिफ़िकल्टी हो उसके लिए पूछिए, फ़ोन करके हालचाल मत पूछिए, सर कैसे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं क्या आज आजकल, है ना, उधर कोरोना की क्या कंडीशन है, अरे ये प्रश्न मत पूछिए भाई, है ना। कंडीशन सब बढ़िया है यहाँ पर, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।